कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। लेकिन कुछ अपराधी ऐसे भी हुए हैं जो कभी कानून के शिकंजे में नहीं फंसे और आज भी वह एक रहस्य ही है। आज हम आपको ऐसे ही एक कातिल के बारे में बता रहे हैं जिसने 30 से ज्यादा लोगों को मारा और इतना ही नहीं, वह खुद पुलिस को पत्र लिखकर हत्याओं के बारे में जानकारी देता था। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई और वह हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। दरअसल यह मामला अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया का है, जहां 70 के दशक की शुरुआत में एक सीरियल किलर की दहशत ने लोगों में खौफ पैदा कर रखा था। हत्याओं के सिलसिले की शुरुआत हुई थी 20 दिसंबर 1968 को, जब हत्यारे ने कैलिफोर्निया में लेक हरमन रोड पर रात 11 बजे के करीब 17 साल के डेविड फेराडे और 16 साल की लो जेनसन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस उस मामले की जांच में जुटी थी, लेकिन अब तक हत्यारे तक नहीं पहुंच पाई थी कि 4 जुलाई 1969 को जिस जगह डेविड फेराडे और बेटी लो जेनसन की हत्या हुई थी, उससे कुछ ही दूरी पर डेरलेन फेरन नामक युवती और माइकल मजाओ नामक युवक को उसी हत्यारे ने गोली मार दी। इस घटना में डेरलेन फेरन की मौत हो गई और माइकल गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच गया। माइकल ने पुलिस को बताया कि हत्यारा 25-30 साल का गोरा व्यक्ति है। पुलिस हत्याओं की इन गुत्थियों को सुलझाने में ही लगी थी कि उनके पास एक फोन आया। फोन करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि वही हत्यारा है और पूर्व की 2 हत्याएं भी उसने ही की थीं। पुलिस को चैलेंज करने के साथ ही हत्यारे ने उस वक्त के बड़े अखबारों के एडिटर्स को भी पत्र लिखकर हत्या करने की बात स्वीकारी। इन पत्रों में हत्यारे ने कुछ खास निशान बनाकर भेजे, जिसकी वजह से इस हत्यारे को जोडियक हत्यारा कहा जाने लगा। हैरानी की बात यह है कि हत्यारे ने अखबार वालों को कहा कि वह उसके पत्रों में लिखे निशानों को अपने अखबारों में छापें। अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो वह और लोगों की हत्या करेगा, जिसके बाद उसके कोड निशान पेपर में छापे जाने लगे। 8 अगस्त 1969 को हत्यारे के कोड की भाषा को डिकोड करने में सफलता मिली। डिकोड करने पर जो मैसेज सामने आया, उसके अनुसार उसे हत्याएं करने में मजा आता है। हत्यारे ने लिखा था कि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। यही वजह है कि इंसान की हत्या करने पर उसे बहुत खुशी और संतुष्टि मिलती है। हालांकि इस मैसेज में भी हत्यारे ने अपनी पहचान नहीं बताई थी, जिसके चलते हत्यारा अभी भी पुलिस के लिए एक रहस्य ही बना हुआ था। इस बीच 27 सितंबर 1969 को एक बार फिर से कैलिफोर्निया में एक 22 साल की युवती सिसिलिया शेपर्ड और 20 साल के युवक ब्रायन हार्टनेल को हत्यारे ने अपना शिकार बनाया, जिसमें सिसिलिया की मौत हो गई और ब्रायन चाकू के 6 वार खाकर भी बच गया था। हत्याओं का सिलसिला अभी थमा नहीं था और कुछ दिन बाद ही एक कैब ड्राइवर की हत्या हो गई। इस दौरान हत्यारा अखबारों के एडिटर्स को पत्र लिखकर हत्याओं की जानकारी देता रहा और यह सिलसिला साल 1974 तक चलता रहा। हत्यारे ने अपने पत्रों में दावा किया कि उसने 5 नहीं बल्कि 37 हत्याएं की हैं। हत्यारे ने खत में अपना नाम भी कोड में लिखा था। इसके बाद पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स इस हत्यारे को पकड़ने के लिए लगाई, लेकिन पुलिस को सफलता तब भी नहीं मिली। इतनी हत्याओं और सालों की जांच के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे। साल 2002 में पुलिस ने हत्यारे द्वारा भेजे गए खतों से उसका डीएनए सैंपल निकालने में सफलता हासिल की। द जोडियक किलर होने की सुई 3 लोगों की तरफ घूमी, जिनमें एक है अर्ल वेन बेस्ट जूनियर। जूनियर का हुलिया हत्यारे से काफी मिलता जुलता था। खास बात यह है कि आल वेन बेस्ट के बेटे गैरी स्टीवर्ट ने ही यह दावा किया था कि उसके पिता ही वह सीरियल किलर हैं। हत्यारे ने जो कोड भेजा था, आल का नाम भी इस कोड से मेल खाता था। गैरी ने इसे लेकर किताब भी लिखी है, हालांकि आल का डीएनए पत्र पर पाए गए डीएनए से मेल नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा शख्स है आर्थर ले एलन। दरअसल जिन अखबारों को हत्यारे ने खत भेजे थे, उनमें सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल भी था। उसी अखबार में कार्टूनिस्ट रॉबर्ट ग्रेस्मिथ ने अपने स्तर पर इस केस को कवर किया था और उन्होंने दावा किया कि आर्थर ले एलन ही वह खूंखार सीरियल किलर था। रॉबर्ट ग्रेस्मिथ ने एक किताब भी लिखी थी, जिस पर हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुकी है। हालांकि हुलिया मिलने के बावजूद हत्यारे के डीएनए से एलन का डीएनए मैच नहीं कर पाया।
हत्यारे ने 1971 से 1974 के बीच कोई खत नहीं लिखा। जांच में पता चला कि इस दौरान एलन भी बच्चों के शोषण के मामले में जेल में बंद था। साल 1992 में एलन की हार्ट अटैक से मौत हुई। पत्र पर मिले डीएनए से एलन का डीएनए भी मैच नहीं हुआ। साथ ही उसकी हैंडराइटिंग भी हत्यारे से मेल नहीं खाती थी। इसके बाद रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हार्वी हाइंस ने दावा किया कि लॉरेंस केन वह सीरियल किलर हो सकता है। लॉरेंस केन उसी इलाके में रहता था जहां हत्याएं हुई थीं। साथ ही 22 मार्च 1970 की रात एक महिला हत्यारे के चंगुल से बचकर भागने में सफल रही थी। जब उसे लॉरेंस की तस्वीर दिखाई गई थी, तब उसने भी लॉरेंस को ही पहचाना था। हैरानी की बात यह है कि लॉरेंस का डीएनए भी पत्र पर मिले डीएनए से मैच नहीं हुआ। इस तरह यह हत्या की गुत्थी आज तक अनसुलझी है। आपको बता दें कि जोडियक किलर की तलाश में कैलिफोर्निया पुलिस समेत अमेरिका की तमाम एजेंसियां और जासूस लगे थे, पर न तो किसी ने उसका चेहरा देखा था, न कोई और क्लू था। सुरक्षा एजेंसियां, जासूस और पुलिसकर्मी हाथ पैर मारते रहे, लेकिन जोडियक किलर नहीं मिला। थक हार कर साल 2004 में केस बंद कर दिया गया। हालांकि साल 2007 में केस फिर खोला गया, लेकिन 50 साल बाद भी अमेरिकी पुलिस यह पता नहीं लगा पाई कि आखिर जोडियक किलर कौन था। हालांकि अक्टूबर 2021 में एक जांच टीम ने दावा किया कि उन्होंने एक शख्स की पहचान कर ली है जो जोडियक किलर हो सकता है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि उस शख्स का नाम गैरी फ्रांसिस है, जो साल 2018 में मर चुका है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम लगातार आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहे। धन्यवाद।